जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे भाई? थ्री 320 डिस्कस कर लिया था सर। हाँ 323 आज सर करना है। जी 322 तक हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, जिसमें स्वेच्छा उपेति कारित करना और स्वेच्छा घोर उपेति कारित करना और इसका स्पष्टीकरण भी हम लोग देख चुके हैं। स्पष्टीकरण में क्या था कल्पना इसके? 321 और 22 का जो 22 का जो स्पष्टीकरण है वो क्या समझा रहा था हमें? कुछ समझ आया था आपको? सर 1 मिनट हम पढ़ लें इसके फिर बताएं आप। हाँ कोई बात नहीं, प्लीज़। जी सर इसमें ये बताया था हाँ। कि जो का आशय रखते हुए जो यह वो मतलब एक व्यक्ति उसके चेहरे को मतलब विद्रूप क्या ये सब लिखा, हाँ, विद्रूपित करना विद्रूपित, चाहता था हाँ। पर वो ऐसा कर नहीं पाता है, लेकिन उसकी वजह से उसे 20 दिन का तीव्र शारीरिक पीड़ा होती, जिससे सर ये 320 के 8 में चला जाता है। यही हाँ, सर है कुछ। सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। घबराए मत, आप आराम से जवाब हाँ दें, सर ये है ना। सरजीत शर्मा जी, आपको समझ आया था स्पष्टीकरण? जी देखिए, हाँ ये एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि भले ही आपका आशय 320 के किसी खंड में जो बात बताई गई है उसके अधीन आपका कोई चोट पहुंचाने का इरादा हो और आप उस इरादे में तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन आप किसी दूसरे खंड में चले गए, तो आप इस बात का डिफेंस नहीं ले पाएंगे कि भाई मेरा आशय जो था वो तो इस खंड में जाने का था। जैसे कि इस स्पष्टीकरण का जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन ये बता रहा है कि कै यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह यह के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, यह के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे यह का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु इससे यह को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। कै ने स्वेच्छा घोर उपेति कारित की है। ठीक है भाई। एक्चुअली ये इसको ले जाना चाह रहा था छठे वाले हिस्से में। 320 का जो छठा पार्ट है, छठा कहता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। तो मामला वहाँ तो नहीं पहुँचा, वहाँ ना पहुँचकर मामला कहाँ पहुँच गया? 8वें खंड में। तो इसलिए ये स्पष्टीकरण यहाँ कानूनविदों ने दिया कि कहीं कोई व्यक्ति अपने आशय और जानकारी का अभाव बताते हुए दूसरे वाले खंड से बचने का प्रयास ना करे, इसलिए ये स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया। क्यों कुलदीप जी? बिल्कुल सर, इंटेंशन सर कोई और थी, हाँ। लेकिन इंटेंशन वो रहते हुए भी फिर भी उसका जो आउटकम था बिल्कुल, वो कहीं और फॉल कर गया इसी हाँ। में ही, यानी कि 8 पार्ट्स में। हाँ, तो सर वो पनिशेबल होगा। इसलिए अब वो वहाँ जाके बोलने लगे सर मेरा तो आशय था कुछ और, ये तो आशय था ही नहीं मेरा। तो इसलिए इस प्रकार के अनर्गल डिफेंस को रोकने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। ठीक है जी सर। अब ये 321 और 322 में तो हमें परिभाषा बताई थी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की, है ना। अब 323 और 324 ये बात बता रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। ठीक है। और 324 बता रहा है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ठीक। तो 321 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, 322 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट है। 323 और 24 में 321 में जो बात बताई गई है उसके लिए दंड का प्रावधान है। दोनों में अंतर क्या है? 323 और 24 में
323 कह रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, और 324 कह रहा है वॉलंटरी कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। इसका मतलब ये है कि 323 में आपके पास कोई साधन या कोई हथियार नहीं है, और 324 में आपके पास कोई साधन या हथियार हैं। तो देखते हैं 323 क्या कहता है। ये कह रहा है हुएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334 voluntary causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो 323 ये कह रहा है भाई कि स्वेच्छा कोई उपैती कारित करेगा तो उस करने के लिए दंड की व्यवस्था बता रहा है। ये कह रहा है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा उपैती कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 334 में क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है भाई 323 का? 334 देख लीजिए। 334 ये आपको एक बार देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है 334। सरजीत शर्मा जी 334 देखिए जरा क्या कहता है। तीन 334 कह रहा है वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट ऑन प्रोवोकेशन। देखिए ये प्रोवोकेशन का तो हमें मतलब मर्डर के मामले में भी एक्सेप्शन है। तो यहाँ ये कह रहा है कि whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तो यदि ये कह रहा है 334 कि प्रकोपन पर स्वेच्छा उपैती कारित करना, तो एक तरह से ये एक्सेप्शन जैसे हमने 302 का पहला एक्सेप्शन पढ़ा था उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपैती कारित करेगा यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपैती कारित करने का हो और न वह यह अपने द्वारा ऐसी उपैती कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 334 समझ आ गया। ये आपको एक तरह से जिस प्रकार वहाँ 302 का पहला एक्सेप्शन है उस प्रकार ये उपैती के मामले में अपवादित अवस्था बता रहा है। तो उपैती अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा कोई उपैती कारित करेगा तो फिर वो 334 में दंडनीय होगा। यहाँ सज़ा का मापमान उसके मुकाबले कितना है 10%, क्योंकि वहाँ कितना है वहाँ यहाँ केवल 1 माह की सज़ा है और वहाँ 1 वर्ष की सज़ा है। तो 10% से भी कम है ना। 10% तो तब होता कि अगर 10 माह का होता वहाँ। क्लियर हुआ भाई 323 शोभित? जी सर। जी 324 देख लेते हैं। 324 भी 334 के अध्याधीन रहते हुए पढ़ा जाएगा। कह रहा whoever except in the case provided for by section 334 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death or by means or of fire or any heated substance or by means of any poison or any coercive substance or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow or to receive into the blood or by means of any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term
विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो 323 और 324 में अंतर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपैती कारित की जा रही है। 323 में उपैती कारित की जा रही है, लेकिन वहाँ कोई साधन या कोई आपके पास आयुध नहीं है। कल्पना, क्लियर हो रहा है 323 और 24 में अंतर? शर्मा जी। जी सर। जी, पढ़ते हैं 324 क्या कह रहा है। ये कह रहा है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध हैं, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपैती कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इज दैट ओके? वैसे तो इसमें काफी सारी सेक्शंस को कवर कर रहा है, तो जिस तरह की बता रहा है वेपन्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, बट उसमें कंडीशन अगर देखा जाए तो यही आ रही है, जैसे फायर है, हीटेड सब्सटेंस है, एक्सप्लोजिव है, उससे सिर्फ अगर हर्ट कॉज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहचानना इनका डिफरेंस जो है बड़ा मुश्किल हो जाता, बाकी सेक्शन से निकालना कि किसको 324 में करेंगे कंसीडर और किसको बाकी सेक्शन। हाँ, तो उपैती कारित हो रही है वहाँ, और उपैती कैसी है कि वो घोर उपैती वाले सेक्शंस में कहीं कवर नहीं हो रही है, तो इनका मतलब वो केवल उपैती है ना। तो मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसमें बुलेट किसी को शूट की। हाँ। अब इसमें आ रहा है वो वेपन भी की, मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग। अब वो शॉट, अगर गन शॉट इंजरी उसको आती है, मान लीजिए कहीं छू के निकल गई है और उसको ग्रीवियस में मान नहीं, केवल छू के निकल जाना। वैसे तो नो इंजरी 307 भी होता है कि भाई गोली दाएं से निकल गई, टच भी नहीं हुई बॉडी से, है ना। अब वहाँ उसको डिफरेंस करना फिर इस तरह की डायरेक्शन पे। हाँ, मतलब मान लीजिए इसको शोभी जी, इसमें फिजिकल इंजरी नहीं चाहिए होती जो हमारा ये कॉजिंग हर्ट है। तो जैसे आप जो कह रहे हैं ना, वो आप एक ग्रेव साइट पे ले जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो इंजरी है वो काफी कम लेवल की है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ कम लेवल तो चाहिए, 307 में तो कोई चाहिए ही नहीं कोई इंजरी। कुलदीप जी, अगर 307 अप्लाई निकल जाए, इवन देन 307 इज फेड आउट। 307 का जो फर्स्ट पार्ट है, नो इंजरी वाला केस जो है, जी, जहाँ आपको इंजरी कुछ हुई ही नहीं है, भाई आपके ऊपर किसी ने फायर किया और आपके दाएं बाएं से गोली सनसनाती हुई गुजर गई, तो आप 307 में मुकदमा लिखवाएंगे। और यहाँ 324 भी कह रहा है कि इस प्रकार के आयुध से अगर इंजरी हो रही है तो वो 324 में है ना। तो एनिमल भी हम पीछे पड़ गए हैं, एक सेक्शन है कि अगर हम कुत्ते को छोड़ दें किसी के ऊपर, वो हर्ट कॉज कर दे, किसी को काट खाए, हाँ, तो इसमें उसका भी है। तो मतलब ये सेक्शन काफी सेक्शंस को करती है कनेक्ट। मतलब एक तरह से ये बंच है बहुत सारी जगह का, यहाँ उठा के ले आए हैं, तो ये बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब शोभित ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को फायर किया और फायर से उसको इंजरी हो गई, तो वो यहाँ 324 में उसको रखेंगे कि 307 के सेकंड पार्ट में रखेंगे, जी, है ना। अब मेनली तो बात आशय की आएगी कि इंटेंशन किस चीज़ की थी। अब इसमें वॉलंटरी है ना सर, इसमें भी वॉलंटरी है, 307 में भी इंटेंशन और नॉलेज है, उसमें भी इंटेंशन है। यहाँ सर, लेकिन एक तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि
हमारी जितनी इंटेंशन होती है ना, जैसे आप जो कह रहे हैं, इंटेंशन के बेसिस पे, अगर सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरी इंटेंशन सिर्फ इतना ही हार्म पहुंचाने की थी, तो उतना ही देखा जाएगा यहाँ पर, वहाँ ऐसा नहीं देखा जाएगा। बस एक्चुअली ऐसा है कुलदीप जी, समस्या तो ये आती है कि इंटेंशन का कोई हमारे पास मीटर तो होता नहीं है कि जी सर, बस उसके एक्ट से ही हम लोग डील करते हैं कि इंटेंशन क्या है। लेकिन यदि हम एट द टाइम ऑफ क्रॉस एंड हाँ। एक रीजनेबल मैन का देखते हुए, प्रूडेंस देखते हुए उसकी, तब हम शायद से थोड़ा नहीं, कर सकते। अगर हम किसी की तरफ फायर करेंगे पिस्टल से, बंदूक से, तो वहाँ नेचुरली हमारा इंटेंशन जो है उसे उपैती पहुँचाने का तो नहीं होना चाहिए, कम से कम, है ना। जी। उपैती पहुँचाने के लिए तो आदमी चांटा मार दे, डंडा मार दे, है ना, वहाँ तक तो चल जाएगा। लेकिन यदि आप एम करके किसी को गोली चला रहे हो उसकी तरफ और गोली टच होके निकल जा रही है उसको, तो हालांकि नेचर तो जो उसकी है वो उपैती की है, उसको एक खरोंच लग गई छोटी मोटी, तो वैसे तो 324 वहाँ कवर कर रहा है, लेकिन मेन खेल वहाँ इंटेंशन का ही आएगा। यदि 321 हम पढ़ के आए हैं पीछे, 321 क्या कह रहा है, दोबारा देख लो, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपैती कारित करे, है ना। सर अब अगर यहीं पे हम सोचते कि उसका सिर्फ ना इतना ही था कि वो डराता दूसरे पर्सन को, तो तब उसने मतलब उससे फायर हो गया, वो फायर करना भी जरूरी, लेकिन उसका सिर्फ डराना एक मोटिव था, तब सर शायद यहाँ पे आ सकता है 324, और ये अगर प्रूव हो जाएगा। लेकिन ऊपर बर्डन जाएगा ना, अगर वो कहता है कि स्पेशल फैक्ट उसकी नॉलेज में है कि वो, तो उसी के ऊपर बर्डन हो जाता प्रूव करने का। चलो बहरहाल तो आप इसको एकेडमिक्स हिसाब से देख लें कि 323 अगर 24 में अंतर लिखने को कहीं आ गया आपको, तो आप ऐसे बताएं कि भाई यहाँ साधन है व्यक्ति के पास और 24 में साधन है, 323 में साधन नहीं है। यही अंतर तो है शोभित, दोनों में परिणाम तो उपैती ही हो रहा है ना। सेक्शंस में तो यही अंतर है। हाँ, बाकी 307 में वही बता देंगे कि साहब वहाँ इंटेंशन था डेथ का, हाँ। कॉज करने का, और यहाँ इंटेंशन बस का। बस 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 मेन फंडा वही है। अब अगले जो दो स्टिल यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन और तब हो जाएगी जब ये वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा, क्योंकि हाँ। तभी ऐसा लगेगा कि ये तो ग्रीवियस हर्ट में तो ज्यादा आना चाहिए, हर्ट में तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अब अगले जो दो सेक्शन के दंड की व्यवस्था बता रहे हैं, 325 और 26, वो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बता रहा है, और 326 बता रहा है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। मेनली वही डिफरेंस जो 323 और 24 में है, वही 325 और 26 में भी प्राइमा फेसाई हमें वही अंतर नज़र आ रहा है। पहले वाला जो 325 है वहाँ ग्रीवियस हर्ट आप पहुँचा रहे हैं, और ग्रीवियस हर्ट बिना साधन के पहुँचा रहे हैं। देखते हैं 325 क्या कह रहा है। Whoever except in the case provided for by section 335 वही बात करता है जो 334 बात कर रहा था 323 और 24 के लिए। वही अचानक कोई गंभीर प्रकोपन वाली बात 335 में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है whoever except in the case provided for the section 335 voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any, बिल्कुल सेम डिट्टो वही है जो का तो, heated substance or by means of any poison or any coercive substance or by means of any explosive substance or by means of any substance which is deleterious to the human body, to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 325 और 26 में मेनली वही अंतर इन्होंने बताया है, बस उपैती की जो श्रेणी है वो अपग्रेड हो जाती है। 323 और 24 में हम 319 वाली उपैती की बात कर रहे हैं, और 325 और 26 में हम जो है वो 320 वाली उपैती की बात कर रहे हैं, जो कि घोर है, जो कि ग्रीवियस इन नेचर है।
ठीक है भाई, समझ आई कहानी। सारी सेक्शन की बॉडी जू की तू है, जो अंतर 323 और 24 में है, बस परिणाम डिफरेंट है। वहाँ उपैती परिणाम है, इन दोनों सेक्शंस में परिणाम क्या है, वो घोर उपैती है। क्यों शर्मा जी, क्लियर हो रहा है? सरजीत जी क्लियर है सर जी। आगे बढ़ें। अब ये जो 326A है, ये जोड़ा गया है कब से भाई? दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 का 13, और ये 3 फरवरी 2013 से इसमें यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले 2013 से पहले अम्ल संबंधी जो मसले थे वो 320 में ही कवर होते थे। एसिड अटैक के जो मसले थे वो 320 में जो व्यवस्था बताई है उसे ग्रीवियस हर्ट मानते हुए 326 में दंड का प्रावधान था। ठीक है भाई। तो चूँकि बहुत सारे एसिड अटैक के मसले हो रहे थे, तो ये धारा इन्होंने अलग से थोड़ा इसकी जो सज़ा है उसको 326 से कुछ अपग्रेड किया है, जिससे कि लोगों में भय बने और तेजाब कांड कुछ कम हो जाए। लेकिन आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि जब से ये एसिड अटैक के मामले में धाराएं में इनमें सज़ा बढ़ाई गई है, तो एसिड अटैक के मामलों में कोई बहुत ज़्यादा खासा कमी नज़र नहीं आई है। ऐसे ही रेप के मामलों में, जब निर्भया के बाद रेप के मामलों में बहुत सारा सज़ा का मामला कुछ बढ़ाया गया, तो उसके बाद एक तरह से एक बार बाढ़ सी आई रेप की। तो ऐसा लगा कि जो ये अपराधीगण हैं ये चैलेंज कर रहे हों कानून बनाने वालों को कि भाई तुम कितना ही खतरनाक सज़ा हमारे। मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन मैंने जो चेक किया हाँ। उसके बाद में जो सेक्शन 375 है, हाँ। उसमें तो अभी पढ़ेंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे सर आप, तो उसमें है अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। तो ये अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट वाले जो मामले हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अगर 100 मुकदमे दिखाए जाते 376 के, उसमें से 5 केस भी मुश्किल से ऐसे नहीं मिलते जिसमें मतलब फोर्सिबली किसी महिला को कर दिया। वो सब कंसेंटिंग पार्टी होती है, बाद में डिनाई कर जाती हैं। हाँ, प्रिजम्पशन होता है, 114 हो जाता है। हाँ, वो लेकिन कंसेंट जैसे ही निर्भया वाले में हैंग किया गया है उनको, जो हालत उनकी हुई कि उनके घर वाले रोते रहे सड़कों पे और वो सब, और जिस तरह उनको हैंग किया है, उसके बाद तो डर बैठा है सब लोगों में कि अगर आप इस तरह कुछ करते हैं। जैसे कठुआ रेप केस वाला था, वो पॉक्सो, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ इसी कांड के बाद, तो उसमें भी फांसी का वो हो गया सर। उसमें भी तो जब से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है पनिशमेंट का, हाँ, तब से फर्स्ट ट्रायल हुआ है, तो अब उनको ये लगने लगा कि अब 20 साल में डिसीजन नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि मर्सी पिटीशन पे छूट जाओगे, यहाँ छूट जाओगे, वहाँ छूट जाओगे। तो लोगों को थोड़ा तो डर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एसिड अटैक भी पहले बहुत ज्यादा आता था, या तो साधन चेंज कर दिए लोगों ने अटैक करने के, या फिर उसको मतलब डर गए हैं करके, ये भी कमी आई है। हाँ, कुछ थोड़ा सा एसिड की जो अवेलेबिलिटी थी उस पर भी सरकार ने थोड़ा अंकुश लगाया है ना। वो इजीली अवेल हो जाता था पहले, अब थोड़ा सा उसमें कुछ एक्चुअली हमारे यहाँ बेचने वालों। हाँ, अब तो सर एसिड अटैक की घटनाएं कम होगी और हत्या की ज्यादा होगी। बिल्कुल। अब ये हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं रोज किसी लड़की को कोई चाकू मार रहा, कोई गोली मार रहा, डेली अखबार में है। हाँ, अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जो वो कांड हुआ, ये भी साक्षी वाला जो मैटर चल रहा है ना। लेकिन मोस्टली उसमें भी सर ऐसा हो रहा है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा प्यार के चक्कर में जो बोलते हैं ना वन साइडेड लव, उसको मतलब वो साइको हो गया, उसने मार दिया, ऐसा नहीं है। मोस्टली ये वो लोग हैं जो अपना मतलब अच्छा खासा बर्बाद होने के बाद वो देखते हैं लड़की भी छोड़ के जा रही है, बोले चलो मार ही देता हूँ। एक्चुअली दिस इज नॉट अ लव यार, ये लव थोड़ी, ये तो कुंठित लोग होते हैं इस तरह के, है ना। ये वो लोग हैं मतलब कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने दूंगा, ये उस तरफ की ये साइको ही है एक तरह से। जी है ना, ये साइको लोग ही हैं। एक सामान्य जो बुद्धि का व्यक्ति है, सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है, भाई
तू नहीं और सही और नहीं और सही, बहुत लंबी सीरीज है, दिल्ली में लड़कियों की कमी है क्या? साक्षी के पीछे ही तू ऐसी कौन सी मोहब्बत होगी तुझे? पर्सनल ऐसा मानना है, मैंने अभी तक जितना केस लॉ पढ़ा है, क्योंकि हर मान लीजिए पर मंथ हम जनरल लेते हैं 2, तो उसमें तकरीबन 100 के ऊपर केसेस तो आते ही हैं लेडी। तो पनिशमेंट की जो सिवियरिटी है, ओनली दैट कैन बी हर्डल टू क्रिएट एन ऑफेंस। अगर हम ये बात करें कि थोड़ा कम आया रिजल्ट उसका, तो जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा पनिशमेंट का और फास्ट ट्रायल नहीं होगा तब तक नहीं डाल सकते ऑफेंस। सही कह रहे हो। और अब काफ़ी तेज़ी से ट्रायल जो निपट भी रहे हैं। अभी एक पोक्सो का अभी पढ़ रहा था अखबार में 3-4 दिन पहले ही, बड़ा फास्ट ट्रायल हुआ पोक्सो का, है ना। तो हमारे यहाँ भी एक सहारनपुर कोर्ट में भी लगभग चार्जशीट फाइल होने के 35 या 40 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आया है। तो हो रहा है, त्वरित भी चल रहे हैं, है ना। चलिए 326A देख लेते हैं, जो बात कर रहा है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एट्सेट्रा। ठीक है। 326A कह रहा है, हिंदी में पढ़ें तो अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। ठीक है। तो अम्ल आदि शब्द यहाँ इसलिए यूज किया गया है कि अम्ल जैसी प्रवृत्ति के और भी कुछ आइटम हो सकते हैं जिनका असर वैसा ही बॉडी पे पड़े, है ना। तो इसलिए एटसेट्रा शब्द यहाँ रखा हुआ है इन्होंने। केवल अम्ल को यहाँ कर्टेल नहीं किया है कि केवल एसिड का ही अटैक होगा तो ही 326A लगेगी। 326A का स्कोप थोड़ा सा एसिड के साथ साथ अन्य जो सब्सटेंसेस प्रकार के होते हैं जिनसे कुछ ऐसे परिणाम मिल सकते हों जो यहाँ बताए गए हैं। तो देखते हैं, कह रहा है whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine। तो यहाँ इन्होंने ये बता दिया कि कम से कम सज़ा 10 वर्ष की, 10 वर्ष से कम तो नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। 326A का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपैती कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निशक्त बनाता है या घोर उपैती कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और ये इसका प्रोविजो है, इसमें कहा गया है प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। ये कह रहा परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यानी कि जो जुर्माना है ये कहाँ जाएगा? पीड़ित के खर्चों के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो उस स्थिति में पहुंचा है, तो उसके खर्च की जिम्मेदारी भी यहाँ एक्यूज पे ये प्रोविजो डाल रहा है। और अगला प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू विक्टिम। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। सामान्यतः जुर्माना कहाँ जाता है? जुर्माना स्टेट को जाता है, लेकिन यहाँ जुर्माना कहाँ जा रहा है? 326A में जुर्माना पीड़ित के जो चिकित्सीय खर्चे हैं उनको मीट आउट कर रहा है, और उसके अलावा भी अगर कोई जुर्माना है
तो वो पीड़ित को ही दिया जाएगा। इज दैट ओके कुलदीप जी? जी जी सर, बिल्कुल सर। 326B जो बात कर रहा है वो वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड की बात कर रहा है। 326B कह रहा है whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts or to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 326B कह रहा है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो ए और बी में क्या अंतर आ रहा है भाई शोभित? सर पनिशमेंट का डिफरेंस है 10 years और 5 years। नहीं सर उसमें है ना इसमें बी में प्रयत्न कर और फिर इसमें कारित करना है। हाँ, यहाँ अटेम्प्ट आ रहा है, फेंका जा रहा है, वहाँ उपैती हो रही है और यहाँ क्या है प्रयत्न हो रहा है। देखते हैं हिंदी वर्जन क्या कह रहा है। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने को विद्रूपित करने या निशक्त बनाने या घोर उपैती कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जी, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का? हाँ, और वहाँ पे सर वो वहाँ मतलब कि वो जो पीड़ित है उसको उपैती कारित हो गई, घोर उपैती कारित हो गई। हाँ, यहाँ पे सिर्फ बात है कि किया उसको हाँ, नहीं कर पाया, उसको हर्ट दिया। हाँ, मतलब उसको उस लेवल का हर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे थ्रो भी कर रहा है। हाँ सर थ्रो भी कर रहा है, अटेम्प्ट भी है और थ्रो भी इंक्लूडेड है। हाँ, लेकिन थ्रो किया, लेकिन वो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। नहीं होना चाहिए ना, हर्ट नहीं हो, उससे इंजरी ना हो कोई। हाँ भाई, थ्रो तो किया लेकिन अगला बंदा बच गया भाई, दाएं से बाएं से निकल गया। वही है 307 नो इंजरी और 307 विद इंजरी। जी जी वही है सर, बिल्कुल वही है। क्योंकि इसमें मतलब ये है ना, उससे कोई डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न, मेम्स, डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी हुआ नहीं, नहीं लेकिन उसका आशय वैसा करने का था और उसी आशय के साथ उसने वो फेंका या प्रयत्न किया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सज़ा जो है ए के मुकाबले बी में सज़ा कम है, चूँकि यहाँ बंदे को इंजरी नहीं हुई, हर्ट नहीं हुआ उसको। क्यों सरजीत जी, क्लियर है? जी अब इसके एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन है, उनको भी पढ़ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर और बर्निंग नेचर दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लीडिंग टू स्कैर्स और डिसफिगरमेंट्स और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी। पहला स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ये जो स्पष्टीकरण 326B के बाद है, ये दोनों स्पष्टीकरण जो है A और B दोनों पे लागू हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अम्ल में ऐसा कोई पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाते हैं। क्षत चिन्ह का मतलब बॉडी में निशान बन जाए। ठीक है, या विद्रूपता या स्थायी या अस्थायी निशक्तता हो जाती है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन कह रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। ये कह रहा है 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान
या अंग विकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। क्या समझे रे बाबा? मतलब अगर वो ठीक भी हो जाती है, हाँ, ये चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगी, ये मतलब ये अप्लाई होगा सर। ऐसा नहीं कोई कर सकता कि क्या अगर उसको बाद में ट्रीटमेंट ऐसे मिले, ट्रीटमेंट से सुधार हो के उसकी जो विद्रूपता है वो अगर रिवर्स मतलब वापस उसका मतलब उसको पुरानी अवस्था में किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा लाया जा सका, तो भी आप इस अपने कृत्य से बच नहीं सकते। आप स्पष्टीकरण 2 के चपेट में आ जाओगे। आप इस बात का कोई डिफेंस नहीं ले सकते कि सर देखो मैंने जो उसका नुकसान किया था वो तो प्लास्टिक सर्जरी से पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई। तो ऐसा कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। कल्पना ठीक है? जी, इसमें 3 लाख कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही हुआ है सर, और 1 लाख विद इन 15 डेज देना होता है। पहले जो 15 डेज होंगे उसमें 1 लाख और टोटल 3 लाख तो बोलती है। जी। अब इसके जो धारा 327, 28 और 29 है ये आप सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। 3 धारा को हम स्किप कर रहे हैं। 330 पे अक्सर सवाल मिलता है हमें, 330 का सवाल अक्सर मिलता है और ये कह रहा है वॉलंटली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये अक्सर पुलिस वालों पे लगता है भाई। संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छाओपैती कार्य करना। तो इसमें प्रॉब्लम बेस्ड सवाल मैं खुद देख चुका हूँ 330 से संबंधित। तो वहाँ वो प्रॉब्लम दे देंगे कि पुलिस वाला जो है एक उसको एक्यूज़ को पीट रहा है, किस लिए कि भाई या तो वो अपना कन्फेशन कर ले या फिर वो प्रॉपर्टी भी रिस्टोर कराने के लिए भी तो मारपीट होती है ना कि बता चोरी का माल कहाँ छुपाया हुआ है। तो उस तरह के मामले अगर कहीं आते हैं रिकॉर्ड में तो 330 सेक्शन में तब आता है। देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है whoever voluntarily causing hurt for the purposes of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये कह रहा है कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छाओपैती कार्य करना। ये कह रहा है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छाओपैती कार्य करेगा कि उपरोक्त व्यक्ति से या उससे हितबद्ध व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए अथवा उपयुक्त व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 330 की लैंग्वेज से आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि 330 क्या कहना चाह रहा है। बाकी इसके 4 इलिस्ट्रेशन हैं, उन इलिस्ट्रेशन को भी हम पढ़ लेते हैं तो 330 आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एग्ज़ाम में अधिकतर बार क्या होता है कि इलिस्ट्रेशन रख के ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कह रहा है a पुलिस ऑफिसर tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offense under this section। ये कह रहा कि एक पुलिस ऑफिसर ये को यह संस्वीकृति करने की
करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। ठीक है, के इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो पुलिस थानों में जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल, जिसको हम थर्ड डिग्री बोलते हैं शुद्ध भाषा में अपनी लैंग्वेज में, तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जो है, यदि कोई मामला उस पुलिसकर्मी के विरुद्ध बने, कोई एफआईआर हो, कुछ हो, तो 330 एक्शन में आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? जी सर। अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है a पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offence under this section. दूसरा बात, पुलिस ऑफिसर पहले वाले में तो वो क्या करवा रहा है, उसकी कन्फेशन उससे निकलवाना चाह रहा है, और दूसरे में वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ छुपा रखी है उसको पॉइंट आउट कराना चाह रहा है उससे। तो कह रहा है कि का एक पुलिस ऑफिसर यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए खे को यातना देता है, के इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। यहाँ भी थर्ड डिग्री दी जा रही है, दोनों में उद्देश्य अलग अलग है। पहले वाले इलस्ट्रेशन में तो आप उसकी संस्कृति के लिए उसको थर्ड डिग्री दे रहे हैं, और दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में आप उससे जो चुराई हुई संपत्ति है वो कहाँ रखी है, कहाँ उसने छुपाई है, रिकवरी कराने के उद्देश्य से उसका नाम, उसका पता पूछा जा रहा है कि बता कहाँ छुपाई है। ठीक है। सर यहाँ अगर थर्ड डिग्री भी नहीं होती, सिंपल उसने स्लैप कर दिया होता, थप्पड़ मार दिया होता, तब भी सर यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि टॉर्चर तो आई गेस कहीं डिफाइन नजर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टॉर्चरस जो है, और इवन उसको नहीं है, उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति को भी किया जा सकता है जी, है ना। मतलब वो तो बंदा इंटरेस्टेड पर्सन भी अगर है तो उसको भी यदि किया जा रहा है टॉर्चर, आपने देखा होगा कि बता नहीं तो जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके प्रति वो टॉर्चर है ना, तो तब भी यही धारा आएगी भाई। सी कह रहा है a रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन। हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है सोबिन, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी जी। a रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहा है कि एक राजस्व ऑफिसर है और वो राजस्व की बकाया, वह बकाया जो ये के द्वारा शोध्य है, मान लीजिए उसके पास बकाया है, एरियर है, पुराना राजस्व बकाया है, देने को ये को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, के इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। इज दैट ओके? और जी D1 देख लेते हैं, जो D क्या कह रहा है इसका इलस्ट्रेशन। a जमींदार टॉर्चर्स a रैयत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिम रेंट, a इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब ये जमींदार वाली अवस्था आ गई यहाँ, के एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी एक रैयत को यातना देता है, के इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। आप जमींदार और रैयत ये सब आप अमरीश पुरी की फिल्मों में देख सकते हैं। अमरीश पुरी जमींदार दर्शाए जाते थे और उनके अंदर काम करने वाले उनकी रैयत होती थी। तो ऐसी रैयत मतलब उसकी एक तरह से आप ये मान के चलिए जो उनकी शरण में रह रहा है, जमींदार के यहाँ, जमींदार के खेतों को जोत रहा है, तो उससे वो क्या लेते थे, भाटक लेते थे। ठीक है, लगान वसूल करते थे। तो वैसी लगान और भाटक के लिए यदि वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है जमींदार के द्वारा, तो वैसी परिस्थिति में उस जमींदार का कृत्य भी 330 के अंतर्गत आएगा। ठीक है भैया? जी सर। सर पहले रैयतवाड़ी सिस्टम होते थे। हाँ। जमींदारी सिस्टम जब था उस टाइम पे रियोत्स होते थे। बिल्कुल। तो सर इसमें जैसे कि ये है टॉर्चर है, तो टॉर्चर सर सिर्फ मेंटल टॉर्चर भी कवर हो सकता है अगर हम कंटिन्यूसली किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ उपैती कारित करना आ रहा है, जो शब्दावली आ रही है, वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर्ट जरूरी है इस धारा को एक्शन में लाने के लिए, है ना जी। और यहाँ 330 से संबंधित जो टिप्पणी में केस दिया हुआ है
वो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 610। ठीक है, तो ये आप लोगों को सर्व विदित है। DK बसु का केस तो वो पुलिस से संबंधित मसलों पे ही है बहुत ज़्यादा। उसमें हम कल की क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो सब थानों में बोर्ड बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगे हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू शोभित उस बोर्ड के सामने ही उधर बोर्ड भी दिख रहा है और उसको पे फट्टा भी बज रहा है अगले पे, है ना। तो ये परिस्थिति है। तो चलिए भाई, आज की क्लास का समापन हम यही करते हैं। सर 31 जो है सेक्शंस, हाँ, अगर ऑफिशियली मतलब लगा दिए जाएं कैमरे पुलिस थानों में जहां कुटाई होती है, तो आधे प्रदेश की पुलिस जेल में मिलेगी सर। नहीं, फिर वो कुटाई क्यों करेंगे वहाँ? नहीं, वो करते नहीं सर। यहाँ हमारे नोएडा में सभी थानों में ना पूरा उनको रेंज कर दिया CCTV से। हाँ, तो मतलब एक कार है मेरा, उसने बताया पुलिस में, कोई कह रहा है जी कोई बात नहीं, हमने जो बाहर रहने के लिए कांस्टेबल्स ने कमरे ले रखे हैं ना, उनमें ले जाके मारते हैं तबीयत से। वैसे तो अभी ये मारपीट की पुलिसिंग ना बहुत मतलब कि आप ये मान के चलो कि 10% भी नहीं बची। जो 80 और 90s की पुलिसिंग थी या उससे पहले की पुलिसिंग थी, जब कुछ सोशल मीडिया नहीं था, कोई कैमरेज नहीं थे, तो तब की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में धरती आसमान का अंतर हो गया। और पुलिस भी नाहक रूप से कोई अपने गले में फोर्स को ना काम इतना कम है और टेक्नोलॉजी से बहुत कम लेस किया गया है, तो आगे वो लोग बहुत मेहनत नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं जैसे ही एक लीड मिली, हाँ, उस लीड को पकड़ा, उस तोड़ा तबीयत से, और उसने जो स्टोरी बता दी अगर गलत भी बता दी तो उसी लाइट में इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट कर देते हैं। वो उसको क्रॉस चेक भी नहीं करते यहाँ तक की। इसीलिए हमेशा वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से मुलजिम छूट जाता है। हाँ, पुलिसिंग तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, कुछ नहीं है, बस धक्का परेड है बिल्कुल। काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। आप देख लीजिए, जितनी मैं बात बता रहा हूँ, दिल्ली में तो होती है अच्छी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यूपी में केवल 161 के अलावा की स्टेटमेंट 161 में आ रहा है और कोई फैक्ट आ रहा है इन द लाइट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो वो एविडेंस को कलेक्ट करते ही नहीं है, उसको सिर्फ 161 पे करके उसी पे बेस चार्जशीट भेज देते हैं। उनका तो मेनली जो फंडा होता है वो ये होता है कि जो नेम्ड बंदा है या जो लाइट में बंदा आ रहा है, ये हमें इसको चार्जशीटेड करना है बाय हुक और बाय क्रुक। उसके फेवर की अगर कोई चीज़ आ रही है उसे वो दबा देंगे, है ना। उनको तो उसके डिसफेवर की चीज़ कोई रिकॉर्ड पे लाना है। भाई आप ये तो चलो पुलिस का खेल है। आप दूसरी बात जाइए, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। आप प्रोसिक्यूशन के तो 10 साल दे रहे हो अपनी गवाही देने के लिए, और डिफेंस की जब गवाही 313 के बाद डिफेंस में जाता है मामला, तब क्या कहते हैं जज साहब कि फटाफट 1 तारीख 2 तारीख 2 के बाद तो कहते हैं क्लोज कर रहा हूँ मैं, फटाफट कुछ लाना हो तो लाओ। तो आप अंपायर कहाँ रहे, है नहीं। और आप डिफेंस के 50 गवाह करा लो, उनको रिलाई करना है प्रोसिक्यूशन के गवाह पे ही, ठीक है ना। तो कुल मिला के अवस्था गंभीर है, सुधार की गुंजाइश है। और चलिए देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आमना मैम की क्लास, थैंक यू सर। आमना मैम की क्लास 10:30 बजे से होगी। आज उनका एग्ज़ाम था, वो भी घर नहीं पहुंची हैं, ट्रेन में है, तो 10:30 से क्लास लेंगे। ठीक, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।